आप सभी कैसे हैं? मैं पवन और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हिंदी की पाठ योजना कैसे बनाते हैं बताऊंगा। और इससे पहले की वीडियो लेक्चर में भी मैंने हिंदी गद्य पद्य और व्याकरण की पाठ योजनाएं कैसे बनाएं, उसका प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है, तो मैंने अपने चैनल पे वो वीडियो डाली हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो आपको पाठ योजना बताने जा रहा हूँ, एक कक्षा 7 की है, क्लास 7 और मिठाई वाला। ठीक है। तो सबसे पहले जो सामान्य सूचना में हमें क्या भरना होता है, कक्षा, क्लास, तो कक्षा कौन सी है? 7वीं। विषय हिंदी गद्य। अगर पद्य है तो आप लिखेंगे पद्य। ठीक है। और उप विषय में क्या है? मिठाई वाला। ठीक है। और सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो दिनांक, जिस दिनांक को आप अपना पाठ योजना जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लिखेंगे। कालांश, कालांश का मतलब पीरियड होता है कि कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो कालांश। ठीक है। और समयावधि की जो कक्षा है कितने समय की है, 30 मिनट की है, 40 मिनट की है, तो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद सामान्य उद्देश्य, तो अब इसमें लिखा है पृष्ठ संख्या 1 पर देखें। तो इससे पहले की वीडियो लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा के सामान्य उद्देश्य एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आता। तो इसलिए हर पाठ योजना के साथ सामान्य उद्देश्य लिखने की जगह हिंदी भाषा में गद्य पद्य और व्याकरण के जो सामान्य उद्देश्य हैं, आप शुरू के जो पेज हैं, जो पृष्ठ हैं, आप उस पर लिख दीजिए। गद्य के उद्देश्य आप लिख दीजिए। जब आपकी इंडेक्स है, इंडेक्स के बाद विषय तालिका है, उसके बाद जो पेज होते हैं, आप उस पर शुरुआत में ही लिख दीजिए हिंदी भाषा के सामान्य उद्देश्य। ठीक है। तो आपको हर अध्याय के साथ ये लिखने की जरूरत ही नहीं। और आप फिर पृष्ठ संख्या जिस पेज पर आपने शुरू में लिखा है, उसी का आप नंबर डाल दें कि सामान्य उद्देश्य पृष्ठ संख्या 1 पर देखें, क्योंकि सामान्य उद्देश्य हिंदी भाषा के एक जैसे रहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके शिक्षक आपको कहते हैं कि नहीं, हर पाठ के साथ सामान्य उद्देश्य लिखने हैं, तो यहाँ पे आप फिर 4-5 जो 3-4 सामान्य उद्देश्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अब हम आगे चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि विशिष्ट उद्देश्य जो है, सामान्य उद्देश्य पूरे हिंदी भाषा से संबंधित होते हैं, पूरे जो विषय है उससे संबंधित होते हैं, इसलिए एक जैसे रहते हैं। चाहे आप हिंदी की कोई पाठ्य योजना बनाओ, सामान्य उद्देश्य एक जैसे ही रहेंगे। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य अध्याय से संबंधित होते हैं। जैसे जैसे अध्याय बदलता है, विशिष्ट उद्देश्य में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो विशिष्ट उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से होते हैं। ज्ञानात्मक होता है। तो ज्ञानात्मक जो बच्चों के ज्ञान से संबंधित है कि बच्चे उसके बारे में कितना जानते हैं या कितना जानेंगे। तो इसमें आप इसका इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, हिंदी में मैंने इसका चार्ट पेपर भी इससे पहले की वीडियो में मैंने डाला है। तो उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य कौन कौन से हैं, आप उसके एक बार देख लीजिएगा। अब जैसे मैंने इसमें दो उद्देश्य लिए हैं ज्ञानात्मक में। सबसे पहला है प्रत्यास्मरण, ये वाला एक उद्देश्य है। दूसरा है प्रत्यभिज्ञान। ठीक है। तो मैंने ये दो उद्देश्य लिए हैं। आप भी इन दो उद्देश्यों का ज्यादातर इस्तेमाल होता है, तो आप भी इनका कर सकते हैं। विद्यार्थी अध्याय मिठाई वाला का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी अध्याय का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो प्रत्यभिज्ञान है ये ज्यादातर उसमें आता है, उन कहानियों में आता है, उन गद्य में आता है जिसमें कहानी में पात्र होते हैं, जिससे बच्चा जब उस कहानी के बारे में बताया जा रहा हो। प्रत्यास्मरण का मतलब है कि जैसे मान लो आपने एक कहानी पढ़ी है कक्षा 7 में, पापा खो गए, तो एक नाटक है। तो जब हम आपको पापा खो गए इस तरह से शब्द आपके सामने आए, तो आप प्रत्यास्मरण मतलब आप इस जो अध्याय आपने पढ़ा है इसके बारे में, अच्छा हाँ ये अध्याय तो हमने पढ़ा है कक्षा 7 में, तो मतलब उसके बारे में फिर से याद आ जाए ना, तो प्रत्यास्मरण है। अब प्रत्यभिज्ञान का मतलब है कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं, तो धीरे धीरे उसके जो कैरेक्टर हैं, उसके जो पात्र हैं, मान लो आप कोई फिल्म ले लो। ठीक है। आप अगर एक फिल्म ले लेते हैं, जैसे हम बात करें दंगल, तो जैसे ही आपके सामने दंगल आता है, ये दंगल आपने नाम सुना है, तो आपको फिल्म याद आने लगती है, मतलब प्रत्यास्मरण, आप उस चीज को फिर से याद कर रहे हो, रिकॉल। ठीक है। अब जब आप
उस फ़िल्म को याद करते हो तो धीरे-धीरे फ़िल्म के नाम के साथ-साथ उसके कैरेक्टर भी आपको याद आने लगते हैं। फोगाट है, आमिर खान, तो ये चीज़ें तो क्या है प्रत्यभिज्ञान। तो ज़्यादातर जिन कहानियों में पात्र और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें हम प्रत्यभिज्ञान ही लिखते हैं, ठीक है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया और उसके बाद इस ये चीज़ें आप उद्देश्य अपने आप से मत लिखना, ये जो ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी चार्ट है उसमें से लिख लेना। मैंने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में डाला है, तो आप वहाँ से देख लेना। और बोधात्मक में क्या है कि जब आप अध्याय के बारे में आप पूरी चीज़ें बच्चों को बताते हो, तो उनकी जो समझ विकसित होती है, ठीक है? उसे हम बोधात्मक कहते हैं। तो इसमें कौन-सा उद्देश्य लिया गया है? सारांश, कि विद्यार्थी पाठ का सारांश दे सकेंगे, ठीक है? उसके बाद प्रयोगात्मक, कि जो भी बच्चों को ज्ञान मिला है अध्याय से, जो भी बच्चों की समझ विकसित हुई है, उसको अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो विद्यार्थी रेखा चित्र को, ठीक है? रेखा चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का अभ्यास करेंगे। मतलब इसमें जो उद्देश्य लिया गया है अभ्यास करना। तो जो मिठाई वाला है एक रेखा चित्र है, तो इसको विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको अपने शब्दों में, कई बार क्या होता है कि जब कहानी आपको पढ़ा दी जाती है, बता दी जाती है, तो बच्चों से भी कहा जाता है कि चलो आप इसको अब अपने शब्दों में बताइए, आप इसको खुद से सुनाइए। तो इससे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो इस तरह का भी हम अभ्यास करा सकते हैं, तो प्रयोगात्मक में अभ्यास आएगा, ठीक है? इस तरह से कौशल कौन-सा विकसित होगा, तो हिंदी भाषा में 4 कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ठीक है? इसके अलावा कल्पना शक्ति भी बच्चों की विकसित होती है। जैसे हम गुब्बारे वाले के बारे में मैं आपको बताऊँ, तो आपके मन में आ जाता है कि अच्छा एक आदमी है और गुब्बारे लेके घूम रहा है, आपने क्योंकि ये चीज़ें देखी होती है। ठीक है? आप जंगल, जानवर की बात करूँगा, पक्षियों की बात करूँगा, तो आप उस चीज़ों को याद कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों के भाषाई कौशल, श्रवण, वाचन कौशल का विकास होगा, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, तो एक कौशल है। ठीक है? आप कौशल में डाल सकते हैं। उसके बाद शिक्षण सामग्री कौन-सी इस्तेमाल की गई है, तो एक तो सामान्य सामग्री, मतलब जो कक्षा में मौजूद होती है, जैसे स्वेतिका स्वेतिका, ठीक है? इसका मतलब है चॉक, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, ठीक है? अब विशिष्ट में क्या है कि आप और कौन-सी नई शिक्षण सामग्री अध्याय को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें आएगा। जैसे चार्ट पेपर हो गया, कोई वीडियो हो गया, कोई फ़ोटो हो गया, तो इसमें डाल सकते हैं। बाकी शिक्षण विधि कौन-कौन सी है, कहानी कथन विधि है, विश्लेषण विधि है जो गद्य में इस्तेमाल की जाती है, और पूर्व ज्ञान। तो हमें पता है कि अध्याय से संबंधित जो पूर्व ज्ञान बच्चों को है, क्योंकि अगर आप गुब्बारे वाला या मिठाई वाला बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो मिठाई वाला, हाँ, मिठाई वाला इतना बच्चों को पता है कि मिठाई वाला किसे कहते हैं, जो मिठाई बेचता है। तो इससे मतलब ये सामान्य चीज़ें बच्चों को पता होती है, इसलिए ऐसे कहते हैं कि आप भी को भी ऐसे ही लिखना है, विद्यार्थी पकवानों और त्योहारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, ठीक है? या अध्याय के बारे में समान, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी अध्याय के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, आपके लिए और आसान होगा। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो अब अध्याय से संबंधित, जैसे अध्याय है मिठाई वाला, तो प्रस्तावना प्रश्न क्या-क्या हो सकते हैं? आप देखो इन्होंने क्या लिखा है, भारत में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? होली, दीपावली, मतलब इसमें है आपके जो आप संभावित जो प्रश्न हैं आप पूछेंगे, और बच्चों के जो संभावित उत्तर हैं, तो ये आप अपने आप से लिख लेंगे कि अगर मैं बच्चों से पूछूँगी तो बच्चे कौन-कौन सा क्या-क्या उत्तर दे सकते हैं। तो ये अनुमानित उत्तर है कि भारत में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो होली, दीपावली, क्रिसमस, रक्षाबंधन। दिए कौन से त्योहार पर जलाए जाते हैं? दीपावली। और त्योहार पर हम रिश्तेदारों के घर क्या लेकर जाते हैं, कि दिवाली जो त्योहार है, इस त्योहार पर हम रिश्तेदारों के लिए क्या लेके जाते हैं, तो मिठाइयाँ। आप सबकी पसंदीदा मिठाई कौन-सी है? तो विद्यार्थी बताते हैं, ठीक है? तो इसके बाद फिर हम अपने जो अध्याय है इसका उसकी उद्घोषणा करेंगे कि आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है मिठाई वाला। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, आप प्रस्तावना प्रश्न में कोई समस्या हो, तो जैसे अगर आप मिठाई वाला पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जैसे जो गुब्बारे बेचता है उसे क्या कहते हैं? गुब्बारे वाला, ठीक है? जो दूध बेचता है उसे क्या कहते हैं? दूध वाला। ठीक है? इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जो कपड़े बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? कपड़े वाला, जो बर्तन बेचते हैं उसे बर्तन वाला, ठीक है? उसके बाद आप आखिरी प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं समस्यात्मक में कि बताइए
कि आप मिठाई है, मिठाई वाला है, इससे संबंधित आपको अगर कुछ कहानी है, कोई कविता है आती है तो आप सुनाइए। तो इस तरह से आप अपने अध्याय को शुरू कर सकते हैं कि आज हम जो अध्याय पढ़ेंगे मिठाई वाला, ठीक है। फिर हम उद्देश्य कथन के बाद आपने अपने अध्याय का नाम बता दिया। अब हम आते हैं अध्याय पर, प्रस्तुतिकरण पर। ठीक है, तो आप सबसे पहले है प्रस्तुतिकरण में, जैसे मैंने बताया, शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु में आरंभ में आप ले सकते हैं पाठ का परिचय। ठीक है, कि पाठ के बारे में सामान्य चीज बताएंगे कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके लेखक कौन है, तो आप एक सामान्य परिचय पाठ का दे सकते हैं। अब देखिए व्यवहारगत उद्देश्य में तो बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आपके कॉलेज में इसका इस्तेमाल नहीं करते तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, इस डब्बे को छोड़ दीजिएगा, इस बॉक्स को, इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो आप इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये उद्देश्य है कि जब हम ये पॉइंट बच्चों को बताएंगे, ये बिंदु बच्चों को बताएंगे तो बच्चे को क्या पता चलेगा। तो व्यवहारगत उद्देश्य और क्रिया, विद्यार्थी क्रियाएं, दोनों में क्या फर्क है। उद्देश्य का मतलब है कि उनको क्या चीजें बच्चे सीखते हैं, ठीक है। और क्रिया का मतलब है कि कक्षा में बच्चे क्या क्या, जब आप बताते हो तो क्या क्या करते हैं। तो दोनों में क्रिया मतलब करना, और उद्देश्य मतलब जो भी बच्चों को हम पॉइंट बता रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखता है। तो इन दोनों में आप अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और एक पहले जो मुख्य बात है, इस सारा का सारा जो होगा ये वर्तमान काल में होगा। इसमें कोई भी वाक्य भविष्य काल में नहीं लिखे जाएंगे, ना भूतकाल में, ठीक है। तो पाठ का परिचय, तो जिनका व्यवहारगत उद्देश्य नहीं है ये वाला बॉक्स, तो उसको वो छोड़ देना, फिर वो सीधा छात्र अध्यापक क्रिया पे आ जाना। और जिसका है, तो मान लो पाठ का परिचय, तो विद्यार्थी पाठ के पात्रों से परिचित होते हैं, ठीक है। खिलौने के स्वर का प्रभाव, खिलौने वाले के स्वर का प्रभाव, तो विद्यार्थी खिलौने वाले के स्वभाव को बताने में सक्षम होते हैं, ठीक है, कि कैसा स्वभाव था, उसके स्वर से बच्चे क्यों आ जाते थे। तो इस तरह से अगर आपका ये नहीं है तो आप सीधा पाठ का परिचय, फिर आदर्श वाचन। देखिए, आप एसएसटी की पाठ्य योजना बनाएंगे उसमें आदर्श वाचन नहीं होगा, उसमें आप सीधा ही लिख सकते हैं। लेकिन हिंदी में आदर्श वाचन क्यों है, क्योंकि हिंदी एक भाषा है। तो भाषा के शिक्षक से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो भी बच्चों को बोलेगा बिल्कुल सही तरीके से बोलेगा, भाषा में किसी तरह की कोई गलती नहीं करेगा। तो आदर्श वाचन का मतलब है सही प्रकार से बोलना, व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर, आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर, विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर आप जब सही प्रकार से बोलते हैं तो इसे हम कहते हैं आदर्श वाचन। तो इसलिए हिंदी की जो भी पाठ्य योजना बनाना, अब जब शिक्षक अपनी बात को बोलता है, व्याख्या करता है, तो ऊपर आप आदर्श वाचन जरूर डालना, ठीक है। तो शिक्षक पाठ का सामान्य परिचय देता है, ठीक है। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी है, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चे के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है, और पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में खुशी तलाश करता है। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उसके उत्तर देते हैं, ठीक है। जो भी श्यामपठ पर कार्य है आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी शिक्षण सामग्री आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुब्बारे वाला है तो, या मिठाई वाला है तो उसकी फोटो आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हम देखते हैं खिलौने वाले के स्वर का प्रभाव। तो ठीक है, अ, खिलौने वाले के स्वर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे आप उसको बताएंगे। और विद्यार्थियों की जो भी क्रियाएं हैं, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और जो प्रश्न आप पूछेंगे आप यहाँ पे डालेंगे आखिरी वाले में, ठीक है, मूल्यांकन में। तो और प्रश्नों को विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं, और जो भी शिक्षक प्रश्न पूछेगा उसके उत्तर देते हैं। उसके बाद बच्चों की माँ का आश्चर्यचकित रह जाना। तो यहाँ पे आप व्यवहारगत उद्देश्य में लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे आप खुद बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि विद्यार्थी बता सकते हैं कि बच्चों की जो माँ है, बच्चों की जो माँ है क्यों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो विद्यार्थी ये बताने में, इस बात को बताने में सक्षम होते हैं। तो विद्यार्थी बच्चों की माँ का आश्चर्यचकित रह जाने के कारण को बताने में सक्षम होते हैं, यहाँ पे ये डालना है, ठीक है। आदर्श वाचन, फिर विद्यार्थी क्रियाएं, विद्यार्थी सुनते हैं और जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर देते हैं, ठीक है। इसी कारण मिठाई वाले की क्या विशेषताएं हैं, तो विद्यार्थी मिठाइयों की विशेषता, मिठाई की विशेषता कि विद्यार्थी मिठाइयों
की विशेषताओं की कल्पना कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बर्फी है, रसगुल्ला है, तो कल्पना आपने खाया होगा तो कल्पना कर सकते हैं कि रसमलाई तो बहुत स्वादिष्ट होती है। गुलाब जामुन वाह कितने मीठे होते हैं। और इस तरह से काजू कतली अरे वाह। तो इस तरह से बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। तो मिठाई वाले ने अपनी मिठाई की प्रशंसा करते हुए बताया कि ये नई नई तरह की मिठाइयाँ रंग बिरंगी खट्टी मीठी और जायकेदार, वाह मजा आ गया। मिठाइयाँ मुंह में बड़ी देर तक टिकती हैं, जल्दी से घुलती नहीं, तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो इस तरह से आपका बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चा सच में उसकी कल्पना करने लगे। तो इससे आप अपने अध्याय को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं और बच्चा भी रुचि ले सकता है, साथ के साथ उसके मुंह में पानी भी आ सकता है, जैसे शायद अभी आप सबके आ रहा होगा। तो मिठाई वाले की मिठाइयों की क्या विशेषता है, या मिठाई वाले की मिठाइयाँ कैसी होती हैं, तो आप बताएंगे, ठीक है। काठिन्य निवारण आखिरी में आप जरूर ध्यान रखेंगे कि गद्य में आप कठिन शब्द जरूर आपको उसका अर्थ बताना है, तो विद्यार्थी अध्याय में आए नए शब्दों से अवगत होते हैं। ठीक है, आप उन शब्दों को, जो भी शब्द हैं, आप उसको श्यामपट्ट पे लिखेंगे और विद्यार्थी कठिन शब्द और उनके अर्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। और फिर अध्याय को खत्म करने से पहले जो जो आपने पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न, जो पुनरावृत्ति प्रश्न है, बच्चों से पूछ सकते हैं। खिलौने वाला बच्चों को किस प्रकार बुलाता था? खिलौने वाला बच्चों को कम पैसों में खिलौने क्यों दे जाता था? मिठाई वाले की मिठाइयों की क्या विशेषता थी? तो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बच्चा, जो भी आपने पढ़ाया है, बच्चों को और अच्छी तरीके से उसके दिमाग में चला जाता है, उसको याद हो जाता है। तो जो भी आप गृह कार्य दें बच्चों को, इस तरह से आप दे सकते हैं कि अपने शब्दों में मिठाई पाठ का सार लिख कर लाएंगे, या अपने शब्दों में पाठ को बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप हिंदी की जो पाठ्य योजना है बना सकते हैं। तो ये मिठाई वाला है, और इसके बाद आगे मैं वीडियो में और भी पाठ्य योजनाएं हैं हिंदी की, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।